श्रोताओं नमस्कार। IIT कानपुर कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को हम लोग किसी व्यक्तित्व का साक्षात्कार लेते हैं अपने इस साक्षात्कार कार्यक्रम में। तो आज हमें बड़ी खुशी है कि अभी जिन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर डिस्टिंग्विश्ड टीचर का अवार्ड मिला था अपने डायरेक्टर डॉक्टर इंद्रनील मन्ना द्वारा, आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनका साक्षात्कार लेने वाले हैं। तो जिनका हम साक्षात्कार लेने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर YD वनकर जी। आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं डॉक्टर YD वनकर जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम साक्षात्कार में। तो डॉक्टर साहब, जरा हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा जन्म वाराणसी में 5 दिसंबर 1950 में हुआ था। मेरे पिताजी संस्कृत तथा वेद के विद्वान थे, परंतु उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तथा 1964 में उनका देहांत हो गया। मेरे बड़े भाई जो मुझसे 3 साल बड़े हैं और मैंने 1964 से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि हम थोड़े पैसे कमा सकें। साथ ही हमने अपनी पढ़ाई जारी रखी। मेरे बड़े भाई और मैं दोनों ही शुरू से विज्ञान तथा गणित में रुचि रखते थे। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब 1965-66 का वर्ष था। हम 2 विज्ञान की मैगज़ीन प्रत्येक महीने खरीदते थे। शायद दोनों मैगज़ीन्स 1-1 रुपए की आती थी। उनका नाम था साइंस रिपोर्टर और साइंस टुडे। हालांकि उसमें लिखे सभी आर्टिकल्स या लेख समझ में नहीं आते थे, परंतु हम दोनों बहुत प्रेरित तथा प्रभावित होते थे उन आर्टिकल्स को पढ़कर और लोगों के बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में जानकर। हम दोनों ने तभी से विज्ञान में अपना करियर बनाने का विचार किया। हालांकि उस समय भी आज की तरह अच्छे स्टूडेंट्स का रुझान इंजीनियरिंग तथा मेडिकल की तरफ होता था, लेकिन हम लोगों ने उस तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि पैसे की तंगी थी। मेरे बड़े भाई ने BHU से फिज़िक्स में 1969 में MSc की तथा मैंने भी BHU से केमिस्ट्री में 1971 में MSc की डिग्री हासिल की। चूँकि हम छोटेपन से ही ट्यूशन पढ़ाते थे, हम दोनों की रुचि टीचिंग में होने लगी थी, परंतु हमारा इंटरेस्ट रिसर्च में भी होने लगा था। मेरे भाई साहब ने BHU से ही फिज़िक्स में PhD करने का निर्णय किया क्योंकि उनके रुचि के एरिया में उन्हें अच्छे PhD गाइड मिले और उन्होंने अपने साथ PhD करने की स्वीकृति दे दी थी। मेरा इंटरेस्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था, इसलिए मैंने पुणे की नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में जाना उचित समझा। मेरे भाई ने PhD के बाद 1976 में IIT दिल्ली में एज रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन किया और उसके पश्चात वह वहीं पर फैकल्टी बने और अब वह वहाँ पर प्रोफेसर हैं। मैंने 1975 में PhD के बाद मुंबई में हिंदुस्तान लीवर रिसर्च सेंटर ज्वाइन किया और 1976 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के किंग्स कॉलेज में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो की तरह काम करना शुरू किया। 1975 और 76 के दौरान मैंने मुंबई में अपनी छोटी बहन के लिए एक लड़का ढूंढा और उसकी शादी के बाद नवंबर 14, 1976 को लंदन के लिए मुंबई से प्रस्थान किया। 1 साल के बाद 1977 में मैंने अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में एक प्रोफेसर जॉर्ज ए ओला के रिसर्च ग्रुप में शोध कार्य शुरू किया। प्रोफेसर ओला को 1994 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला था। 1979 में मैंने ह्यूस्टन टेक्सास के राइस यूनिवर्सिटी में लगभग 1.25 साल और शोध कार्य करने के बाद 1980 के अंत में भारत वापस आ गए। 1981 मार्च में मैंने IIT कानपुर के रसायन विभाग में लेक्चरर की हैसियत से काम करना शुरू किया। 1982 में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना तथा 1991 में फुल प्रोफेसर। 2005 से 2007 तक के दौरान 3 वर्ष तक मैं हेड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी रहा। लगभग 34 वर्षों के दौरान मैंने 35 PhD स्टूडेंट्स को
गाइड किया है तथा 60 MSc प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स को गाइड किया और विभिन्न कोर्सेज पढ़ाए हैं। मैंने अपनी ओर से पूर्ण प्रयत्न कर कोर्सेज पढ़ाए और जहाँ तक हम समझ सके लगभग सभी स्टूडेंट्स ने हमारे टीचिंग को पसंद किया। हमारे साथ जिन विद्यार्थियों ने PhD की उसमें से कई लोग भारत में और अमेरिका में प्रोफेसर हैं और कई विद्यार्थी भारत तथा अमेरिका में केमिकल इंडस्ट्री में कार्यरत हैं। अभी इस समय 6 विद्यार्थी PhD का काम हमारे साथ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने और हमको, हमारे श्रोताओं को ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त आपके गुरुजी थे। डॉक्टर साहब, अब जरा हमारे श्रोताओं को अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। मेरी पत्नी डॉक्टर पद्मा वनकर, जिसका पहले नाम पद्मा आर्या था, वो मेरी पहली PhD स्टूडेंट के तौर पर मेरे ग्रुप में, रिसर्च ग्रुप में ज्वाइन किया, परंतु शादी के बाद उन्होंने हमारे कलीग प्रोफेसर S चंद्रशेखरन के साथ 1986 में PhD पूर्ण की और उसके बाद तब से IIT में ही साइंटिस्ट के तौर पर वो काम कर रही हैं। उन्होंने नेचुरल डाइज और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा शोध कार्य किया है और उनका एक फ़िल्टर जो कि खराब ऑयल को अच्छा ऑयल बनाता है, उसके लिए उन्हें एक गोल्ड मेडल भी मिला था। हमें एक बेटा है, उसका नाम सिद्धार्थ वनकर है और वो मास कम्युनिकेशन में बैचलर्स और मास्टर्स के बाद मुंबई के टेलीविज़न इंडस्ट्री में एज ए स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, स्टोरी राइटर और डायलॉग राइटर के तौर पर कार्यरत है। उसका स्क्रीन नाम सिद्धार्थ वनकर सौरभ है। तो जैसा आपने बताया डॉक्टर साहब कि आपका लड़का सिद्धार्थ फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है और स्क्रिप्ट राइटिंग भी करता है, तो हमारे श्रोताओं को ये जानने की इच्छा होगी कि वो कौन कौन से सीरियल्स वगैरह में भी काम कर चुका है या करने वाला है। सबसे पहले जो सीरियल्स में जिसमें उन्होंने काम किया था वो CID और आहट थे, जो सोनी। CID तो बहुत प्रसिद्ध रहा जी, काफ़ी प्रसिद्ध था। और उसके बाद फिर उसने और भी कई सीरियल्स में काम किया है, जैसे काली, और अब इस वक्त ZTV पर एक सीरियल आ रहा है, उसका नाम है एक था राजा एक थी रानी, और DD किसान पर द्रौपदी नाम का एक सीरियल आ रहा है। इन दोनों में उनका स्क्रिप्ट राइटर या स्क्रिप्ट हेड के तौर पे वो काम कर रहे हैं। और हमारी पुत्रवधू डॉटर इन लॉ कृतिका, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट है और वो मुंबई में महिंद्रा में कार्यरत है। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ये आपने जो आज मुकाम हासिल किया है उसमें क्या क्या व्यवधान आए, क्या क्या समस्याएं आई, और क्या आपका सपना यही था? अगर सपना आपका यही था कि आप अध्ययन कार्य में जाएं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, जरा हमारे श्रोताओं को बताइए। इस मुकाम तक पहुंचना बहुत आसान तो नहीं था, परंतु बहुत कठिन भी नहीं था। हाँ, हर समय अनिश्चितता अवश्य थी और हर समय अपनी प्रोग्रेस, गोल का मापन, आंकलन, मेजरमेंट करना आवश्यक था और परिस्थिति अनुसार अपने में और रिसर्च के प्रॉब्लम्स में, टीचिंग के तरीके में, पद्धति में बदलाव लाना, नए और आधुनिक कॉन्सेप्ट्स का इनकॉर्पोरेशन लाना आवश्यक होता है। रिसर्च में अक्सर आश्चर्यजनक तथा अनपेक्षित परिणाम जो गैर मामूली होते हैं और जिनका सही इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन कभी कभी अत्यधिक कठिन या कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता है। ऐसे समय कभी कभी रात को नींद भी नहीं आती, परंतु जब रिजल्ट्स का सही इंटरप्रिटेशन करने के बाद अपना काम हम पब्लिश करते हैं, जब स्पेशली जब इम्पोर्टेंट जर्नल्स में पब्लिश करते हैं, तो रेफरीज के जो कि एरियाज़ में एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय, टिप्पणी, प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। पब्लिकेशन के बाद और लोगों की प्रतिक्रिया अगर अच्छी है तो और भी अच्छा लगता है और वह रातें जब नींद नहीं आती थी वो सब भूल जाते हैं और नए प्रॉब्लम्स, नई चुनौतियों के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। इसी तरह टीचिंग में भी, चूँकि IIT कानपुर के स्टूडेंट्स अत्यधिक मेधावी, ब्रिलियंट होते हैं, हमें हर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कब कौन कैसा प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर हम न दे सकें या अपने मन लायक या उनके मन लायक उत्तर न दे सकें तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम अभी भी क्लास के पहले 2-3 घंटे मनन चिंतन कर विषय को कैसे प्रस्तुत करें, अपेक्षित प्रश्नों के उत्तर सोच लेने का प्रयास करते हैं। कोशिश यही होती है कि हम सभी स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझा सकें
और भविष्य के लिए प्रेरित कर सकें। सिर्फ नॉलेज के लिए ही नहीं, परंतु रिसर्च में वह नॉलेज कैसे काम आ सकता है, इसका उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न करते हैं। हमारे यहाँ हम अलग अलग कोर्सेज रोटेशन में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर पहले पढ़ाए हुए कोर्स को दोबारा पढ़ाते समय उसमें कुछ न कुछ फेरबदल करते हैं और पूर्व अनुभव के आधार पर थोड़ा बदलाव करना अच्छा लगता है, ताकि उसी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छी तरह समझा सकें। यह सब चुनौतियाँ हमें हमेशा मिलती रहती हैं। सपने के बारे में जैसे आपने पूछा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम छोटेपन से ही वैज्ञानिकों के बारे में पढ़कर खुद ब खुद वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित हुए थे और अध्यापन का इंटरेस्ट ट्यूशन के द्वारा आया। हमें बहुत अच्छे टीचर्स भी मिले थे और उन्होंने भी बहुत प्रेरित किया। आइंस्टाइन, मैडम क्यूरी और अमेरिका के रिचर्ड फाइनमैन के चरित्र और भारत के सर सीवी रामन, एस.एन. बोस, एस. रामानुजम के बारे में पढ़कर रिसर्च के लिए हम बहुत प्रेरित हुए और प्रभावित हुए थे। भविष्य में हम आइडियली चाहेंगे कि टीचिंग और रिसर्च बरकरार रखें। डॉक्टर साहब, आपका जो सपना था, जैसे हम लोग किताबों का महत्व देते हैं, तो मैंने ये जाना कि किताबें और मैगजीन ने आपको प्रेरित किया कि आप एक साइंटिस्ट बने। हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि आप भविष्य में क्या हासिल करना चाहते हैं? जी, भविष्य में हम आइडियली चाहेंगे कि टीचिंग और रिसर्च को बरकरार रखें, परंतु भारत में यह रिटायरमेंट के बाद सरलता से संभव नहीं है कि हम फुल प्लेज तरीके से काम चालू रखें। अमेरिका में और कुछ यूरोपीय देशों में ये संभव है। आपके इस कार्य में कुछ समस्याएं आई होंगी या आप किसी समस्याओं की आशंका रखते होंगे, जरा हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च करने के लिए अभी भी भारतवर्ष में उतनी फैसिलिटीज़, पैसे नहीं हैं और ब्यूरोक्रेसी बहुत है। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को ये जानने की इच्छा होगी कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, ज़रा बताइए। जी, मुझे क्लासिकल म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। इसके अलावा हिंदी और मराठी के सेमी क्लासिकल भक्ति गीत तथा भावगीत भी सुनना पसंद है। हमने कुछ साल पहले से थोड़ा सा तबला बजाना सीखा है, परंतु समय के अभाव से उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते। हो सकता है हम रिटायरमेंट के बाद ये कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा बहुत तबला बजाना और चालू रखें। इसके अलावा लाइफ के आध्यात्मिक एस्पेक्ट्स को, पहलू को साइंटिफिक दृष्टि से समझना या इंटरप्रेट करना भी मेरी हॉबी है। हिस्ट्री में भी मेरी रुचि है, खासकर विभिन्न देशों के बारे में तथा उनकी बोली के बारे में कैसे डेवलपमेंट्स हुए, ये जानने के लिए बहुत इच्छा होती है। डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से हमारे श्रोताओं को अपनी जीवन में घटित घटनाएं बताई, तो कुछ घटनाएं तो ऐसी होंगी जो आपके लिए यादगार साबित हो गई होंगी अपने विद्यार्थी जीवन में या और आगे, तो कृपया कुछ शेयर करें। मुझे 2 घटनाएं याद आती हैं, वो हमेशा हम अपने मन में इनके बारे में सोचते रहते हैं। पहली यह है कि जब हम वाराणसी में एक कॉलेज से बीएससी कर रहे थे, तब चूँकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो हमें फ़ीस देने में कठिनाई होती थी। उसी कॉलेज के एक ऑफिस में एक यंग व्यक्ति फ़ीस कलेक्ट करने का काम करते थे। संयोगवश उन्हें हमारी आर्थिक परिस्थिति के बारे में मालूम था और उन्होंने मुझे सलाह दी कि हम प्रिंसिपल मिस्टर के शाह से बात कर अपने बारे में बता दें और हो सकता है कि वो मेरी फ़ीस माफ़ कर देंगे। ये बात 1967 की है। मैंने बात की और हमारे प्रिंसिपल ने हमारी फ़ीस माफ़ कर दी और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपनी प्रोग्रेस के बारे में समय समय पर बताते रहना। भाग्यवश बीएससी पार्ट 1 में मैंने कॉलेज में टॉप किया, तो दूसरे वर्ष भी उन्होंने मेरी पूरी फ़ीस माफ़ कर दी तथा पुरस्कार के तौर पर कपड़ों के लिए कुछ पैसे भी दिए। बीएससी फाइनल में भी मैंने कॉलेज में टॉप किया और हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत ही खुश हुए। उन्होंने हमें कई बार दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बीएससी, एमएससी, बीए, एमए इत्यादि के मार्क्स के टेबुलेशन के लिए अपने घर पर बुलाया और इतना कॉन्फिडेंशियल काम भी वो मेरी सहायता से करते थे। मेरे ऊपर उनके बहुत उपकार हैं और इतने बड़े व्यक्ति होकर भी उनका दिल बहुत ही नरम और इंसानियत से भरा हुआ था, ये हम कभी भी भूल नहीं सकते। मुझे लगता है आपके जो प्रिंसिपल साहब जो थे, उनको बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ होगा कि मैंने किसी अयोग्य व्यक्ति को ये फैसिलिटी प्रदान की। उनको ये बहुत गर्व महसूस हुआ होगा कि मैंने एक मेधावी छात्र को ये फैसिलिटी प्रदान की। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक घटना और मुझे याद आती है।
जब हम पीएचडी के बाद लंदन में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के तौर पर किंग्स कॉलेज में काम कर रहे थे, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट लंदन में सिर्फ 1 साल का था, इसलिए हम वहाँ का काम समाप्त कर अमेरिका जाना चाहते थे। हमारे लंदन के प्रोफेसर डेविस भी हमारी मदद अमेरिका जाने के लिए कर रहे थे। उन्हीं दिनों अमेरिका के एक प्रोफेसर जॉर्ज ओला, उन दिनों ये वाक़या जुलाई अगस्त 1977 का है, हमारे किंग्स कॉलेज में एक लेक्चर देने के लिए आए थे। लेक्चर के बाद वो हमारे रिसर्च प्रयोगशाला में खुद आए और हमसे कहा कि प्रोफेसर डेविस ने आपकी बहुत प्रशंसा की है, तो आप हमारे रिसर्च ग्रुप में अमेरिका में नवंबर से काम कर सकते हैं। यह वही प्रोफेसर हैं जिन्हें 1994 का रसायन शास्त्र के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। अरे वाह डॉक्टर साहब, ये ऐसा मौका तो बहुत कम ही लोगों को मिलता है, बड़े भाग्यवान रहे। जी, ये बात सही है आप जो कह रहे हैं। इतने बड़े व्यक्ति की सरलता को मैंने 1977 में ही समझ लिया था। मैंने उनके लैब में लगभग 2 साल काफ़ी अच्छा रिसर्च का काम किया और बहुत पेपर पब्लिश किए। 1994 में उन्हें नोबेल प्राइज़ के बाद वो एक बार 1995 में भारत आए थे। मैंने दिल्ली में उनसे मुलाकात की और तुरंत उन्होंने मुझे अमेरिका में पुनः उनकी लैब में आने का उन्होंने निमंत्रण दिया। 1996-97 के दौरान मैं उनके यहाँ 6 महीने के लिए रिसर्च करने के लिए पुनः गया। यह तब की बात है जब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल चुका था, परंतु उनकी सिंप्लिसिटी, सादगी वैसी ही थी जैसे मैंने उन्हें 1977 में लंदन में देखने को मुझे मिली थी। ऐसे लोग शाह साहब तथा प्रोफेसर ओला की तरह दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भावना से सही लोगों को प्रेरित करते हैं और सहायता करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका ये जो मुकाम हासिल करना है और आज जो विश्वविख्यात इंस्टीट्यूट है IIT कानपुर में, इसमें आप प्रोफेसर हैं, हमारे श्रोताओं में स्टूडेंट्स भी रहते हैं, तो क्या आप जो IIT के स्टूडेंट्स हैं या और स्टूडेंट्स हैं उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे? जी, मैं कोशिश करूँगा कुछ अपने खुद के अनुभव के बेसिस पे। पहला तो यह है कि अपने गोल्स को डिफाइन कर लें। एकदम नैरो गोल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा ब्रॉड गोल हो जो समय समय पर उसका आकलन करके उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। हार्ड वर्क सिंसियरिटी के साथ करना अत्यधिक आवश्यक है, ये तो सभी कहते हैं, लेकिन एक बात जो मैंने इतने सालों के अनुभव से सीखी है कि अपने प्रोफेशन में, वो चाहे किसी भी तरह का प्रोफेशन हो, उसमें पूर्ण ईमानदारी होनी चाहिए। उसमें जरा सी भी कोई किसी तरह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि जिसमें आपने ईमानदारी नहीं बरती। हमेशा ये प्रयत्न करें कि आपसे बड़े या कोई भी व्यक्ति जो ईमानदारी से ज़िंदगी में सक्सेसफुल हुआ है, उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसे नोटिस करें तथा उसको फॉलो करने का, अनुसरण करने का प्रयत्न करें। कभी भी किसी से या किसी के सक्सेस से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसी तरह कभी भी अपने नाकामयाबी से परेशान या चिंतित या दुखी नहीं होना चाहिए। कभी भी अपने सक्सेस से घमंड नहीं करना चाहिए तथा किसी पर जो आपसे कम सक्सेसफुल है उस पर हंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि कल किसके साथ क्या होने वाला है। आपको या किसी को नहीं पता कि किसके भविष्य में क्या क्या होने वाला है। कोई भी व्यक्ति जो आज सक्सेसफुल नहीं है कभी भी सक्सेसफुल हो सकता है तथा कोई भी व्यक्ति जो आज ऊंचाई पर है कल गिर भी सकता है। किसके मन में क्या महत्वाकांक्षा है और क्या उसके भाग्य में है, ये कोई नहीं जानता। इसलिए केवल अपने काम को सिंसियरली करें तथा शॉर्ट टर्म लेकिन रियलिस्टिक गोल्स रखें और प्रयत्न ईमानदारी से करें। किसी भी तरह से या गलत ढंग से शॉर्टकट ना अपनाएं। यही मेरी सलाह होगी, यही मेरा आगे बढ़ने की टिप्स है। डॉक्टर साहब, आप बचपन से जो संस्कृत की नगरी है वाराणसी से संबंधित हैं और आपकी संस्कृत भी बहुत अच्छी है, तो हमारे विद्यार्थियों को कोई संस्कृत का सुभाषित जरा अर्थ समेत बताएंगे? ये एक श्लोक हमें याद आता है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है अगर वो उसे फॉलो करें। वो है काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। सो श्वान निद्रा मतलब जिस तरह कुत्ते को बहुत कम नींद आती है और वह बहुत जल्दी जग जाता है, इसी तरह विद्यार्थी के जीवन में
नींद कम होनी चाहिए और उसको कोई काम करने के लिए या पढ़ने के लिए वो तुरंत उठ जाए, इस तरह की एक भावना होनी चाहिए। अल्पाहारी सुखत्यागी, कम खाना चाहिए क्योंकि कम खाने से नींद कम आएगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अल्पाहारी सुखत्यागी मतलब कि बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ऐशो आराम हैं और भी तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस है, वो यंग एज में बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अल्पाहारी सुखत्यागी, कम खाएं और सुख को त्याग करें, क्योंकि अगर अभी आप सुख त्याग करके अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपको आगे सुख ही सुख मिलेगा। इसलिए ये श्लोक हमें बहुत अच्छा लगता है और हम ये चाहते हैं कि सभी विद्यार्थी लोग इन 5 गुणों को अपने ध्यान में रखें और उस पर आगे अमल करें। जी बिल्कुल, ये 5 चीज़ें अगर विद्यार्थी अपनाएं तो उनकी सफलता में कोई शंका नहीं रहेगी। जी डॉक्टर साहब, आपको देख के लगता है कि आप योगा या मेडिटेशन भी करते होंगे। जी, तो कुछ ज़रा योगा मेडिटेशन के बारे में बताएंगे? जी, वाराणसी में जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया था वहाँ पर योगासन्स पर काफ़ी महत्व दिया जाता था, इसलिए हमें शुरू से ही योगासन्स करने का बहुत मन करता था और मैंने किया भी था। उसके बाद मेडिटेशन के बारे में तो हमें बहुत तो मालूम नहीं था जब हम छोटे थे तब, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए मैंने बहुत किताबें पढ़ी और मेडिटेशन को करने का प्रयत्न किया। योगा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी लाभदायक है, इसका मैंने खुद अनुभव किया है, तथा मेडिटेशन का भी मैंने कुछ अनुभव किया है, क्योंकि रिसर्च में, टीचिंग में और पढ़ाई लिखाई में, या वैसे तो देखा जाए तो किसी भी काम में कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए मेडिटेशन करने के पहले जो पहला स्टेप है वो कंसंट्रेशन का स्टेप है, उसमें कोई आध्यात्मिक चीज़ नहीं होती है। इसलिए कम से कम विद्यार्थियों को मेडिटेशन का जो पहला खंड है वो है कंसंट्रेशन, वो अवश्य करना चाहिए। लेकिन मेडिटेशन के स्टेज में पहुंचने के बाद मैंने जैसा पढ़ा है और सुना है कि उसमें आध्यात्मिक भाव आ जाता है। स्पेशली हमने एक किताब पढ़ी है जिसका नाम है साइंटिस्ट सर्च फॉर ट्रुथ, जो स्वामी विजयराजेश्वर जी ने लिखी है। वो खुद फिज़िक्स के साइंटिस्ट थे और उन्होंने अमेरिका में पीएचडी करने के बाद कई साल अमेरिका में काम किया था, और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने मेडिटेशन और योगा इन दोनों को साइंटिफिक तरीके से सोचने का और इंटरप्रेट करने का प्रयत्न किया है, और वो किताब हमें बहुत ही प्रेरणादायक लगी और हम भी इसीलिए मेडिटेशन और योगा को उस दृष्टि से देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि हमने अभी बहुत कुछ समझा नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है कि मेडिटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपने भारत की देन है और उसे हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, ताकि वो सिर्फ फिजिकली नहीं बट मेंटली बहुत अच्छा और लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को अच्छी अच्छी बातें बताई। निश्चित रूप से आपके जीवन के जो अनुभव हैं उससे हमारे श्रोता ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, और अगर उन्होंने कोई अपना एक गोल बनाया होगा तो उसको अचीव करने में जो आज आपने जो टिप्स बोली हैं उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि किताबों में तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, पर आपने जो बताया है अपने अनुभव के आधार पर बताया है, एक प्रैक्टिकल बातें बताई हैं, बहुत फ़ायदा होगा हमारे श्रोताओं को। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो श्रोताओं, कैसा लगा आपको ये आज का साक्षात्कार? निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। तो अपने बड़े भाई मदन गोपाल वैजापुरकर को आज्ञा दीजिए और सुनते रहिए 90.4 IIT कानपुर कम्युनिटी रेडियो। नमस्कार।